राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है पत्नी होते हुए भी पत्नी के सुख से वंचित। नई नई शादी के बाद ये मेरी पहली रसोई थी। दादी के कहे अनुसार मैं उस सुबह जल्दी से उठकर सुनहरे गोटे वाली पीली साड़ी पहनकर तैयार हो गई थी। तभी सासू माँ मेरे कमरे में आकर बोली, रिया थोड़ी देर में किचन में आ जाना। रोनित की बुआ जी तुम्हारी पहली रसोई की रस्म करवाएंगी। यह कहकर वे जाने को हुई ही थी कि उन्हें फिर से कुछ याद आया और वे फिर से पलट कर मुझसे कहने लगी, देखो बहू, उनसे थोड़ा संभल कर रहना। दूसरों के काम में कमी निकालने की उनकी आदत है। वे कह रही थी कि वे तुमसे खिचड़ी के साथ साथ मीठे गुलगुले भी बनवाएंगी। तुम बना लोगी ना? उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने हाँ में सिर तो हिला दिया, लेकिन असल में मैं पूरी ही हिल गई, क्योंकि गुलगुले कैसे बनाए जाते हैं मुझे पता ही नहीं था। मायके में पापा बनाते थे और मैं मज़े से खाती थी। कभी कभार खाए जाने वाले गुलगुले बनाने की रेसिपी सीखना मुझे कभी भी जरूरी नहीं लगा, पर अब मैं क्या करती। तभी फटाफट से मैंने अपने रूम का दरवाजा बंद करके अपने शेफ पापा को फोन लगाया। हेलो रिया, कैसी है? हो गई तेरी रसोई की रस्म? दादी पापा के फोन से बोली। दादी, मेरी खैरियत बाद में लेना, पहले पापा को फोन दो, जल्दी इमरजेंसी है। किसकी जर्सी है? यहाँ तो किसी की जर्सी नहीं। मेरी कम सुनने वाली दादी को मैं जोर जोर से कहकर फिर बोली, दादी, जर्सी नहीं, इमरजेंसी। इमरजेंसी? खैर, आप पापा को फोन दो तुरंत। पापा ने फोन पकड़ा तो मैं बोली, पापा, सब गड़बड़ हो गया। रोनित ने बोला था कि मेरी पहली रसोई में मुझसे खिचड़ी बनवाई जाएगी, पर यहाँ तो खिचड़ी के साथ साथ गुलगुले भी बनाने हैं। अरे वाह, खिचड़ी और गुलगुले क्या बढ़िया मेल है। पर इस बात से तुम इतनी परेशान क्यों हो? पापा गुलगुले बनाने हैं और मैंने हमेशा सिर्फ आपके हाथों के बने गुलगुले खाए हैं, बनाए कभी भी नहीं। अब क्या करूं? चिंता मत करो और ध्यान से मेरी बात सुनो। गुलगुले बनाना एकदम आसान है। यह कहते हुए पापा ने गुलगुले बनाने की सारी रेसिपी मुझे बता दी। यहाँ रसोई से मेरे लिए बुलावा आया, तो मैंने बाय पापा, बाद में कॉल करती हूँ कहते हुए फोन काटा और किचन की ओर बढ़ गई। गुड़ के पानी में पहले आटा फेंट कर रख देना, बाद में दूसरे काम करना। इससे आटा अच्छे से फूल जाता है और गुलगुले एकदम नर्म बनते हैं। पापा की बताई यह बात याद करते हुए मैंने सबसे पहले गुड़ के पानी में आटा फेंट कर रख दिया। उसके बाद खिचड़ी की तैयारी में लग गई। बुआ जी सारे वक्त किचन में मेरे पास ही खड़ी रही। उनका होना मुझे थोड़ा असहज तो लग रहा था, पर फिर भी मैंने पूरे संयम और आत्मविश्वास के साथ अपनी पहली रसोई की रस्म अच्छे से निभा ली। वाह, क्या गुलगुले बने हैं। रोनित के फूफा जी ने गुलगुले खाते हुए कहा, खिचड़ी का भी जवाब नहीं है। रोनित, रसोई के कामों में तेरी बीवी हमेशा अव्वल ही रहेगी। इस बार बुआ सास ने रोनित से मेरी तारीफ की तो मेरी बेचैनी कुछ कम सी हो गई। घर के बाकी लोगों को भी खिचड़ी और गुलगुले खूब पसंद आए। पापा की गुलगुले बनाने की रेसिपी ने तो आज कमाल ही कर दिया। मैं बहुत खुश थी कि तभी रोनित की माँ बोली, रिया, तुम्हारी माँ ने सचमुच तुम्हें बहुत अच्छा खाना बनाना सिखाया है। माँ ने, सासू माँ के यह शब्द मन में कहीं अटके तो मैं कुछ कहने को हुई ही कि रोनित ने मुझे चुप रहने का इशारा कर दिया। उस वक्त मुझे रोनित और सासू माँ का यह व्यवहार ठीक नहीं लगा। वे दोनों ही अच्छे से जानते थे कि मेरी माँ होते हुए भी मेरी सारी परवरिश मेरे पापा ने ही की है। चोटी बनाने से लेकर खाना बनाने तक का एक एक काम मेरे पापा ने ही मुझे सिखाया है। तो फिर यह झूठ क्यों? उस वक्त तो मैं चुप रह गई, लेकिन रसोई की रस्म के बाद जब हम अपने रूम में गए तो पहला सवाल मैंने रोनित से यही पूछा, रोनित, मुझे मेरे पापा ने हर चीज सिखाई है, तो फिर सबके सामने यह क्यों नहीं कहा जा सकता कि वाह, तुम्हारे पापा ने कितना अच्छा खाना बनाना सिखाया है? क्या पिता बेटियों को खाना बनाना नहीं सिखा सकते? क्या इसमें कोई शर्म की बात है? रोनित मेरी हथेली थाम कर मुझे समझाने को मेरे पास बैठ गए। शांत हो जाओ रिया, माँ ने तो बस ऐसे ही कह दिया ताकि बात का बतंगड़ ना बने। बुआ की आदत है छोटी छोटी सी बातों को बड़ा बनाने की। शायद इसीलिए माँ ने तुम्हारे पापा की जगह तुम्हारी माँ को तुम्हारे स्वादिष्ट खाना बनाने का श्रेय दे दिया होगा। बस इतनी सी बात पर तुम इतना रिएक्ट क्यों कर रही हो? इतनी सी बात? रोनित, मेरे पापा ने मुझे माँ और पिता दोनों का प्यार दिया है
और मुझे गर्व है अपने पापा पर। थोड़ी देर की बहस के बाद बात आई गई हो गई। कुछ दिनों बाद बुआ जी सहित घर के बाकी रिश्तेदार भी चले गए। जाते हुए सभी ने मेरी और मेरे संस्कारों की खूब तारीफ की। रोनित के घर पर सभी इस शादी से बहुत खुश थे। शादी के कुछ ही दिनों बाद होली आई और मेरे मायके के रिवाज के हिसाब से बेटी दामाद की शादी के बाद की पहली होली पीहर में ही होनी थी। इसीलिए मैं और रोनित मेरे पापा के घर के लिए चल दिए। जैसे ही घर के बाहर हमारी कार रुकी, ढोल वाले ढोल बजाने लगे। दरवाजे पर सुंदर रंगोली देखकर मेरा मन गदगद हो गया। पापा ने हम दोनों का स्वागत गर्मजोशी से किया। अंदर आते ही डाइनिंग पर लज्जतदार पकवान सजे हुए थे। दादी मुझ पर और रोनित पर अपना लाड दुलार लुटा रही थी। पापा यहाँ से वहाँ भाग भाग कर अपने दामाद की खातिरदारी कर रहे थे। तभी रोनित ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने पास बैठा लिया। पापा, मैं कोई मेहमान नहीं हूँ, आपका अपना बेटा हूँ। इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? आप 2 घड़ी बैठकर सांस ले लीजिए। रोनित का यह अपनापन देखकर पापा की आंखें सजल सी हो गई। वे कुछ देर को मुझे और रोनित को लगातार देखते रहे। माँ एक कोने में बैठी हमेशा की तरह कुछ कुछ बड़बड़ा रही थी और दादी किचन में सबके लिए अपने हाथों की बनी स्पेशल खीर लेने के लिए चली गई थी। कुछ देर तक हमें निहारते हुए पापा बोले, चलो खाना तैयार है, अभी सब कुछ गर्मा गर्म है। जी पापा, कहते हुए रोनित और मैं खाने के लिए चल दिए। पूरी टेबल तरह तरह के पकवानों से भरी हुई पड़ी थी। शाही पनीर, मलाई कोफ्ता, दही बड़े, मेथी पूरी, मसाला पूरी, आलू गोभी, रसगुल्ला, गुजिया और किचन से आती दादी के हाथ की स्पेशल खीर। वाओ, इतना सारा खाना! दादी, कमाल करती हो आप, इस उम्र में इतनी मेहनत। रोनित ने खाने से भरी टेबल देखते हुए दादी से कहा। तो दादी बोली, क्या सेहत? अरे, अब कैसी सेहत बेटा? बस ये समझो कि बुढ़ापे में गाड़ी खींच रही है बस। सिर पर हाथ रखते हुए मैंने अपनी कम सुनने वाली दादी से कहा। सेहत नहीं दादी, मेहनत। मेहनत? पापा, दादी की कान की मशीन कहाँ है? दादी की बात पर सभी हंस पड़े। तो मैं बोली, रोनित, वैसे इस लज्जतदार खाने के पीछे दादी की कम, मेरे शेफ पापा की ज्यादा मेहनत है। हमारे घर का खाना पापा ही बनाते हैं। दादी ने यह खीर बस बनाई है ना पापा? पापा मेरी बात पर सिर्फ मुस्कुराए। रोनित हर एक चीज को बड़े शौक से खाने लगे। हर डिश का स्वाद उम्दा था। खाते हुए रोनित हर एक की तारीफ कर रहे थे। पापा, सच में बहुत टेस्टी खाना है। पता है पापा, मेरे घर पर रिया के हाथों के बने खाने की भी बहुत तारीफ होती है। सभी कहते हैं कि रिया की माँ ने क्या खूब खाना बनाना सिखाया है रिया को। रोनित की बात सुनते ही सब शांत हो गए। उनकी बात पर मुझे गुस्सा आया। तो पापा बात संभालते हुए बोले, बिल्कुल, रिया की माँ बहुत अच्छा खाना बनाती थी। मैंने उनसे ही तो यह सब सीखा है। और फिर वही कला रिया में आ गई। पापा की सहज सरल बातें सुनकर मेरी और दादी की आंखें भर आई। वो कब से दोहरा जीवन जी रहे थे। पत्नी होते हुए भी पत्नी के सुख से वंचित थे। दादी माँ और मेरी सारी जिम्मेदारियां वे कितनी सहजता से निभा रहे थे। मैं पापा की ओर एकटक देखे जा रही थी। तभी दादी बोली, रिया, ब्रोनित को थोड़ा आराम करने के लिए ले जाओ। इतनी दूर से गाड़ी चला कर आया है, थक गया होगा। दादी के कहने पर हम खाने के बाद आराम करने के लिए रूम में चले गए। दरअसल हम लंबा सफर तय करके भोपाल से सागर आए थे। रूम में पहुंचते ही रोनित चुपचाप लेट गए और मैं गुस्से में कोई मैगजीन उठाकर पढ़ने लगी। रोनित कुछ देर बाद बोले, नाराज हो? उनके सवाल का भी मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। तो वे फिर मुझे अपनी ओर खींचते हुए बोले, यार, जनरली सबकी माँ ही अपनी बेटियों को खाना वगैरह बनाना सिखाती हैं, इसलिए बस ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया। जानबूझकर मैंने यह नहीं कहा। रोनित की बात पर उदास मन से मैं बोली, पता है रोनित, मैं सिर्फ आपकी बात से नाराज नहीं हूँ, मैं पापा की किस्मत से नाराज हूँ। बचपन से उन्हें ऐसे ही देखती आ रही हूँ। बचपन से? मतलब तुम्हारी माँ शुरू से ऐसी ही है? रोनित के सवाल पर मैं बोली, नहीं, माँ शुरू से ऐसी नहीं थी। यह सब तो एक बहुत बुरे हादसे के बाद हुआ, जब मैं महज 2 साल की बच्ची थी। मुझे तो कुछ याद भी नहीं, पर दादी बताती हैं कि वह बहुत बुरा दिन था। उस दिन माँ मुझे दादी के पास छोड़कर मेरे 5 साल के भाई निहाल को लेकर ड्राइवर के साथ कार से कहीं जा रही थी। तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया।
उस एक्सीडेंट में कार चालक की वही मौत हो गई और मेरा 5 साल का भाई बुरी तरह से जख्मी हो गया। कई दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच झूलता वह आखिरकार जिंदगी से हार गया। उसकी मौत के बाद माँ अपनी सुध-बुध खो बैठी। बस तब से आज तक वे ऐसी ही हैं। यह सब बताती हुई मैं सिर पर हाथ रखकर गहरी उदासी में चली गई। तो रोनित ने मुझे समझाया, इट्स ओके रिया, जो हुआ सो हुआ। भगवान की कृपा से देखो कितने परफेक्ट पापा हैं तुम्हारे पास। तुम्हें कितना प्यार करते हैं वो। रोनित, पापा को लेकर ही तो परेशान हूँ मैं। दादी से अब कुछ होता नहीं है। मैं भी अब दूर चली गई। पापा अब कितने अकेले हो गए हैं। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम उनकी दूसरी शादी करा दें। मेरी यह बात कमरे में आते पापा ने सुन ली। रिया, तुम पागल हो गई हो क्या? ये कैसी फालतू की बातें कर रही हो? तुम्हारी माँ भी जिंदा है और अगर वो मर भी गई होती तब भी मैं उनकी जगह किसी और को कभी नहीं देता। समझी तुम? यह कहते हुए पापा गुस्से में वापस चले गए। उनके गुस्से पर मैं रो पड़ी। पापा कुछ कहते नहीं है रोनित, पर पापा सचमुच में बहुत अकेले हैं। मुझे सौतेली माँ का खराब व्यवहार ना मिले, यही सोचकर पापा ने कभी दूसरी शादी के लिए नहीं सोचा। माँ की इतनी लंबी सेवा करने के बाद भी वे कभी नहीं थके। ना जाने किस मिट्टी के बने हैं मेरे पापा। कोई इतना धीरज वाला और इतना बहादुर कैसे हो सकता है। मैं पापा के लिए रोने लगी तो दादी मेरे कमरे में आ गई। मुझे रोता हुआ देखकर दादी ने मेरे रोने का कारण पूछा तो रोनित ने दादी को सब कुछ बता दिया। दादी मेरे सिर पर हाथ फेरती हुई बोली, ये पापा लोग ना ऐसे ही होते हैं, सब कुछ अपने अंदर रखने वाले। जब बच्चे छोटे होते हैं तब तो वे फिर भी अपना गुस्सा बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन बच्चों के बड़े होते ही ये गुस्सा पीना सीख जाते हैं। बढ़ती उम्र के साथ एकदम से चुप हो जाते हैं। तेरे पापा का भी वही हाल है रिया। पता नहीं आज कैसे तुझ पर गुस्सा करके बोल गया वो। दादी, मुझे पापा की फिक्र है, इसलिए दूसरी शादी के बारे में बोल रही हूँ। क्या एक बेटी को अपने पिता की खुशियों के बारे में सोचने का अधिकार नहीं है दादी? बिल्कुल है, पर आज नहीं, हम फिर कभी इस बारे में बात करेंगे। आज तो रोनित शादी के बाद पहली बार यहाँ आया है। आज होली के दिन घर का माहौल मत बिगाड़ो। कुछ देर में पापा का गुस्सा कम हुआ तो हम होली खेलने की तैयारियों में लग गए। रोनित और मैंने सबको रंग लगाया। कुछ और मीठे दिन गुजार कर हम वापस सागर से भोपाल आ गए। वक्त अपनी गति से चलता रहा। पापा से मैं रोज फोन पर बातें करती रहती। समय निकाल कर बीच बीच में सागर भी हो आती। शादी के 2 साल ही हुए थे कि मैं उम्मीद से हो गई। पूरे 9 माह बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो दोनों परिवारों में खुशी गूंज उठी। पापा दादी और माँ को लेकर सागर से भोपाल आए तो मैं माँ को देखकर दंग रह गई। माँ को लेकर पापा कभी कहीं नहीं जाते, तो फिर माँ यहाँ कैसे आई? मैं कुछ सोच ही रही थी कि माँ ने मेरे बेटे को गोद में लेकर सालों बाद एक स्पष्ट शब्द बोला, निहाल। निहाल, यह तो मेरे उस भाई का नाम था जिसकी सूरत भी मुझे ठीक से याद नहीं थी। सब स्तब्ध थे, पापा की आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। माँ एकदम से नॉर्मल व्यवहार दिख रही थी। एक नवजात शिशु ने वो सब कर दिखाया था जो बड़े बड़े डॉक्टर भी नहीं कर पाए थे। उसके बाद पापा, माँ और दादी कुछ दिनों मेरे साथ भोपाल में ही रहे। माँ नानी होने का हर फर्ज निभा रही थी। निहाल की किस्मत ऐसे नाना नानी पाकर सच में निहाल हो गई थी। फिर पापा, माँ और दादी मेरे बेटे को अपना आशीष और उसे निहाल नाम देकर वापिस चले गए। माँ की तबीयत में धीरे धीरे सुधार आता गया और पापा की जिंदगी में फिर से खुशियाँ लौट आई। मैं कुछ माह बाद 5 माह के निहाल को लेकर मायके गई तो इस बार डाइनिंग पर पहले से भी ज्यादा व्यंजन परोसे गए। माँ ने मेरे लिए सौंठ गुड़ के लड्डू भी बनाए। रौनित भी मेरे साथ थे। कुछ देर बाद हमने खाना खाया तो रोनित बोले, वाह पापा, क्या खूब खाना बनाया है। तो पापा हंसते हुए बोले, इस बार तुम्हारी सास यानी कि रिया की माँ ने रसोई तैयार की है, मैंने तो बस उनकी मदद की है। दामाद जी, अब उनकी भी तारीफ कर दो। वो क्या है ना
कि मर्द तो यह बात झेल जाते हैं, पर स्त्री अपने हाथ के बने खाने की तारीफ सुने बिना नहीं रह पाती। तभी दादी बोली, जिस दिन स्त्रियां अपने बने खाने की तारीफ सुनना छोड़ देंगी, उस दिन दुनिया के सभी स्वाद फीके पड़ जाएंगे। सच कह रही हैं आप दादी, माँ आपने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। मेरी माँ यह सुनकर मुस्कुरा दी। मुझे पता था कि खाना माँ ने कम, पापा ने ज्यादा बनाया था। माँ तो धीरे धीरे ठीक हो रही थी। वे एकदम से सारे काम कैसे संभाल सकती थी? पर पापा रसोई में माँ की उपस्थिति से बहुत खुश थे। निस्संदेह माँ के ठीक होने से मैं भी बहुत खुश थी, लेकिन पापा को उनका साथ फिर से मिल गया। इस बात से मैं और ज्यादा खुश थी। रोनित कुछ दिनों के लिए मुझे सागर छोड़कर भोपाल चले गए थे। अब पापा शेफ माँ के साथ मेरे लिए रोज कुछ ना कुछ नया और स्पेशल बना रहे थे। ये लो, तुम्हारी माँ के हाथ का बना स्पेशल हलवा। इस तरह पापा बहुत खुश थे। पर मैं उनके हाथ की बनी चीजों को खाकर समझ जाती थी कि ये शेफ पापा के हाथों का ही कमाल है। पर मैं भी उनके इस छोटे से प्यारे से झूठ से खुश थी। असल में ऐसे ही तो होते हैं पापा, खुद कभी किसी बात का श्रेय नहीं लेते। धीरज और प्यार से रहस्यमय ढंग से किसी जादूगर की तरह सब ठीक कर देते हैं, बिल्कुल मेरे शेफ पापा की तरह। तो दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।